हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 2024 जीएस पेपर का एक्टिव रिकॉल। इसमें क्या होगा, हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उससे करेंगे हम एक्टिव रिकॉल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है 2024 का ऑफिशियल पेपर जीएस का। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब मैं याद करूँगा कि इससे मेरे को क्या क्या याद आ रहा है। तो मेरे को कुछ जनरल प्रिंसिपल्स याद आ रहे हैं। ये याद आ रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे हीट होती है, वो होती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट। ठीक है, जो अर्थ है उसकी सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है हीट, तब जाके एटमॉस्फेयर हीट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऊपर से हीट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर नीचे से हीट होता है। और क्या याद आया मेरे को कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो शॉर्ट वेव होती है और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेव होती है। ठीक है, तो ये याद आ रहा है मेरे को कि लॉन्ग वेव्स वर्सेस शॉर्ट वेव रेडिएशन। फिर इससे मेरे को एक पीवाईक्यू भी याद आ रहा है। कौन सा वाला, कि उन्होंने बोला था कि लो क्लाउड्स और हाई क्लाउड्स, कि लो क्लाउड्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं या हाई क्लाउड्स एब्जॉर्व करते हैं, ऐसे करके एक पीवाईक्यू भी याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मेरे को ये याद आ रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्वर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये आ गया लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है, जो इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है। तो आउटगोइंग रेडिएशन को लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज भी मेरे को याद आ रही है कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद मेरे को एनसीईआरटी से ये भी याद आ रहा है कि जो मोस्ट अबेंडेंट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, वो वाटर वेपर है। ठीक है, बस मेरे को इससे इतना याद आया। तो ऐसा करके हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। अब मेरे को इससे क्या क्या याद आएगा, ट्रोपोस्फेयर याद आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसी से ट्रोपोपॉज भी याद आना चाहिए। मुझे इसका एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी आना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे रिड्यूस होता है, ऐसा ऐसा करके जिगजैग जिगजैग करके रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर करके डिग्रीज होता है। ठीक है, ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेरे को क्या याद आना चाहिए कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट द पोल्स। मच ग्रेटर एज इक्वेटर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, फिर मेरे को कुछ याद आएगा कि इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जाती है हीट, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, पोल्स पे कम जाता है, इसलिए थिकनेस कम होती है पोल्स पे। एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ से कन्वेक्शनल करंट्स याद आने चाहिए कि कन्वेक्शन करंट्स होते क्या हैं। तो क्या होता है कन्वेक्शन करंट्स, हीट होने से कोई भी बॉडी हीट होती है तो रेडिएशन से एमिट करती है। ठीक है, और वो ऊपर जाते हैं, जैसे चाय उबालते हैं ना, तब उसमें देखते हैं ऐसे ऐसे कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ से मेरे को ये याद आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। तो गंदा हो गया, साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब जैसे ही मेरे को वॉल्केनिक इरप्शंस याद आया, फिर से मेरे को एनसीईआरटी में कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए कि कुछ एनसीईआरटी हमने कुछ पढ़ा है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कुछ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इंट्रूसिव में याद आना चाहिए हमको लैकोलिथ, लोपोलिथ, है ना। फिर फैकोलिथ याद आना चाहिए, फिर डाइक याद आना चाहिए, सिल याद आना चाहिए, बैथोलिथ याद आना चाहिए। ऐसे करके हमको ये चीज़ याद आना चाहिए वॉल्केनिक इरप्शंस पढ़ते साथ ही। उसके बाद जो जो ये लिखा है हमको ये पता होना चाहिए कि पाइरोक्लास्टिक डेब्री क्या होता है, ऐश एंड डस्ट रिलीज़ होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या क्या रिलीज़ होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स क्या क्या रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमें वॉल्केनिक इरप्शन से ये भी याद आना चाहिए कि जैसे मेरे को याद आ रहा है कि जीसी लॉन्ग में कुछ वॉल्केनोस दे रखे हैं। ठीक है, और याद आ रहा है कि आपको कराकातुआ, माउंट कराकातुआ कहाँ पर है, क्या ये फिलीपींस में या इंडोनेशिया में, याद आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए माउंट पेली, है ना। ये सब याद आना चाहिए आपको ऐसे पढ़ पढ़ के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आइस इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स। अब आइसोथर्मल पढ़ते साथ ही आपको आना चाहिए, आइसो मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जैसे आपको आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो आपको एनसीईआरटी का फिर से एक डायग्राम याद आना चाहिए। कौन सा वाला, जिसमें एक आइसोथर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। तो आपको ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का याद आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, अब एकदम खट से दिमाग में याद आना चाहिए आपके कोल्ड ओशन करंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप बताओ, आप क्या अलास्कन करंट कोल्ड ओशन करंट है, क्या कैलिफोर्नियन करंट कोल्ड ओशन करंट है। ठीक है, उसके बाद आपको याद आना चाहिए गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में कहाँ पर फ्लो करती है, किस साइड जाती है। उसके बाद आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी याद आना चाहिए, क्या ये वार्म ओशन करंट है या कोल्ड ओशन करंट है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसी से आपको रिवाइज होना चाहिए कि कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट जहाँ पर मीट होते हैं और वहाँ पर गुड फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, तो कौन कौन सी जगह हैं वो। ठीक है, ये सब। विच द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड।
ठीक है, अभी कुछ भी पूछे आपको सारी कंट्रीज़ की मैपिंग पता होनी चाहिए यहाँ पर कि अल्जीरिया और मोरक्को कहाँ पर है। ठीक है, आपने अफ्रीका का मैप बनाया, अब आपको देखना है यहाँ पर कहाँ है। अल्जीरिया मोरक्को कहीं इधर की साइड से, बोट्सवाना नामीबिया कहाँ है, नीचे की साइड है इधर। कोट द आइवरी घाना कहाँ है, यहाँ वेस्ट कोस्ट पे। मडागास्कर और मोजाम्बिक इधर है। बस आपको मैपिंग याद होनी चाहिए ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये 4 रिवर्स दे रखी है। अब आपको कोसी के बारे में पता होना चाहिए कि इसको टेरर ऑफ क्या बोलते हैं, बंगाल बोलते हैं कि टेरर ऑफ बिहार बोलते हैं। उसके बाद गंडक, गोमती, गोमती के किनारे कौन सा शहर लोकेटेड है, लखनऊ है ना। ठीक है, घाघरा कौन सी नदी है कि घाघरा को ही सरयू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गंडक हो गई। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है और ये ड्रेन कहाँ पर होती है। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जैसे वेदरिंग शब्द आया आपको खट से एनसीईआरटी का चैप्टर याद आना चाहिए वेदरिंग वाला। ठीक है, कि वेदरिंग क्या होता है, उसके बाद वेदरिंग, उसके बाद मास वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद इरोजन क्या होता है। 3 चीज़ें दे रखी है एनसीईआरटी में, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन। वेदरिंग और मास वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, इरोजन में क्या फ़र्क है, इनमें से कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कार्बोनेशन कहते हैं। ऐसे करके आपको ये सब याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। अब आपको फिर से याद आना चाहिए दिमाग में कि नॉर्थ सी है कहाँ भाई। ठीक, क्या इधर नॉर्थ सी है, क्या इधर नॉर्थ सी है, इंग्लैंड के बगल में नॉर्थ सी है। फिनलैंड कहाँ पर है, जर्मनी कहाँ पर है, नॉर्वे कहाँ पर है, रशिया कहाँ पर है। ठीक है, अब आपको खट से याद आना चाहिए नॉर्थ सी। क्या आप नॉर्थ सी के साथ बाल्टिक सी को कन्फ्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं कि बाल्टिक सी कहाँ पर है, फिनलैंड के पास है, स्वीडन के पास है। ठीक है, नॉर्थ सी कहाँ पर है, इंग्लैंड के पास। ये सब आपको याद आना चाहिए, और इसका कोई आपको निमोनिक पढ़ा हो तो वो भी याद आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये कंट्रीज़ भी याद आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है इन कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धुआंधार फॉल्स, मालवा, नर्मदा। अब आपको पता होना चाहिए धुआंधार फॉल्स लोकेटेड कहाँ पर है। ठीक है, इसको धुआंधार क्यों ही बोलते हैं। ठीक है, और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। उसके बाद गैरसोप्पा फॉल्स, आपको तुरंत याद आना चाहिए एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की एक बॉक्स बना के दे रखा जहाँ पर लिखा हुआ गैरसोप्पा फॉल्स और ब्रैकेट में जॉग फॉल्स। आपको पता होना चाहिए नेत्रावती है कि शरावती है। ठीक है, ये रिवर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मालवा रीजन है कि नहीं है। अब तो आपने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एक्टिव रिकॉल करना है कि ये मालवा रीजन में फ्लो करती है कि नहीं करती है। क्या धुआंधार नर्मदा पे ही है। ठीक है, नर्मदा पे ही है। उसके बाद नर्मदा का आपको ओरिजिन भी पता होना चाहिए। क्या नर्मदा रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, नहीं करती है। ठीक है, आपको ये जानना है कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, नहीं करती है। और ये ईस्ट से वेस्ट जाती है, वेस्ट से ईस्ट जाती है, भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नेत्रावती नहीं, शरावती। फिर आपको नेत्रावती रिवर के बारे में पता होना चाहिए। शरावती रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, क्या ये गोवा के पास फ्लो करती है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद सुवर्ण रेखा पता होना चाहिए आपको, क्या ये झारखंड के आसपास फ्लो करती है। ठीक है, ऐसे करके अगर एक्टिव रिकॉल करेंगे आप पीवाईक्यू का तो आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमें देखना है दोबारा माउंटेन रेंज वॉचेस कहाँ पर है, क्या यहीं पर हमारे ब्लैक फॉरेस्ट भी लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद एल्प्स कहाँ पर है, अपलाशियंस कहाँ पर है, अपलाशियंस का फॉर्मेशन कैसा होता है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद एंडीज रेंज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट्स कोलाइड करके बनाई थी ये। ठीक है, क्या ये पैसिफिक प्लेट है, ये नस्का प्लेट है। ठीक है, नास्का प्लेट हो गई या साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये दोनों प्लेट कोलाइड करती है तो बनती है। उसके बाद एंडीज जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लानिना इवेंट्स और अनलिनो इवेंट्स कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद और बाकी जितने भी रेंजेस हैं आपको सेंट्रल एशिया में पता होना चाहिए, सेंट्रल एशिया। उसके बाद यूरोप में पता होना चाहिए, यूरल्स भी पता होना चाहिए यहाँ पर रशिया वाली। साउथ अमेरिका में कौन कौन से रेंजेस हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के आपको रॉकीज़ भी पता होना चाहिए कि रॉकीज़ कहाँ पर है, उसमें कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है। क्या ग्रीन फील्ड में स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन होता है और ब्राउन फील्ड में एक बार बन चुका होता है उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद ये सबको आपको पता होना चाहिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर से हैं, लेकिन आपको क्या हिस्टोरिकल रेलिवेंस पता है कुशीनगर की, क्या यहाँ पर गौतम बुद्धा से जी से रिलेटेड कोई चीज़ है। उसके बाद विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा आपको याद आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या विजयनगर याद आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ऐसे कर करके आपको याद आना चाहिए।
विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, तो मैंने फर्स्ट उसमें एक्टिव रिकॉल किया ना कि वाटर वेपर क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरल वाली। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, क्या ऐसा होता है कि ऑल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर डिक्रीज होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसकी परसेंटेज मैक्सिमम होती है पोल्स पे? अब आपको याद आना चाहिए कि पोल्स पे तो ह्यूमिडिटी होती नहीं है, तो मैक्सिमम कैसे होगी? ये तो इक्वेटर पे होनी चाहिए। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ये एक्टिव रिकॉल करा था और ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट कर दिया है। अगला, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 से 250। अब जितने भी यहाँ पर इन्होंने क्लाइमेटिक टाइप्स दे रखे हैं सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पर होता है, चाइना टाइप क्लाइमेट क्या होता है कि यहाँ पर चाइना टाइप में मानसून आता है कि नहीं आता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है नहीं होती है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट और मरीन ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या ब्रिटेन एक वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है या ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। उसके बाद आपको यहाँ से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी पता होना चाहिए, ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट कि यहाँ पर ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर्स में बारिश क्यों होती है। उसके बाद विंटर्स में बारिश की बात आई तो तमिलनाडु जो कोस्ट है, तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पर विंटर्स में बारिश क्यों होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोरिलिस फोर्स। अब आपको एक और फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, कोरिलिस फोर्स, ठीक है, क्या ये कम सोल जो है विंड की डायरेक्शन को मोड़ती है, मतलब राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो आपको एक और याद आना चाहिए एनसीईआरटी का डायग्राम कि एक ऐसा बनाना है कि एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और इधर जाता है क्या, विंड डायरेक्शन, ठीक है, और एक और भी है, तीसरी फोर्स है कोरिलिस फोर्स, ठीक है। तो एक डायग्राम ऐसा बना हुआ है, तो आपको वाला डायग्राम याद आना चाहिए। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको ये सब याद होना चाहिए। उसके बाद जनवरी 21, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूँ ना पढ़ूँ, जून 21 मेरे को पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, कौन सा सोल्स्टाइस होता है यहाँ पर, ठीक है, सोल्स्टाइस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या ये समर सोल्स्टाइस होता है। उसके बाद आपको विंटर सोल्स्टाइस भी पता होना चाहिए कि विंटर में कब आता है, क्या वो 22 दिसंबर 21 दिसंबर के आसपास आता है। सोल्स्टाइस में होता क्या है, सोल्स्टाइस में क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है सन, या इक्वेटर के ऊपर होता है। अगर इक्वेटर पे ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा आपको याद होना चाहिए हर चीज़ें। उसके बाद इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक ओशन, ये आपको पता होना चाहिए। फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स। पीटलैंड्स क्या होते हैं, क्या वेटलैंड की तरह होते हैं, दिस। अब आपको अमेजोन बेसिन पता होना चाहिए कि अमेजोन बेसिन कहाँ पर है, क्या ये अफ्रीका में नहीं है, साउथ अमेरिका में। अमेजोन बेसिन, कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। किकोरी बेसिन, ये रिवर आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ये आपको जाके गूगल करनी है कि कहाँ पर है ये। रियो दे प्लाटा बेसिन, अब ये रियो से आपको रियो दे जनेरियो याद आएगा, है ना, इससे आपको ब्राज़ील याद आएगा, तो आपको ब्राज़ील याद कर लेना है। उसके बाद जितने भी रिवर्स मेंशन है यहाँ पर, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बाद ये ट्रेन कहाँ करती है, अमेजोन बेसिन कहाँ, अमेजोन रिवर कहाँ पर ट्रेन करती है, अटलांटिक में करती है कि पैसिफिक में करती है। कॉन्गो कहाँ ट्रेन करती है, इंडियन ओशन में करती है कि अटलांटिक में करती है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा तरीका है कोई भी चीज़ को याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू PFAs, पर फ्लोरो अल्काइल एंड पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। अब आप जैसे आप ये पढ़ेंगे आपको कुछ याद आएगा कि आपने PT 365 में पिछले साल पढ़ा होगा कि PFAs क्या होता है, कि परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमेशा रहते हैं एनवायरनमेंट में, एक बार रिलीज हो गए तो हमेशा ही रहेंगे। PFAs आर फाउंड टू बी वाइडस्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, PFAs नॉट इजली डिग्रेडेड, PFAs एक्सपोजर टू PFAs कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। उसके बाद आपको जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़ा बायो एक्यूमुलेशन, आपको खट से एनवायरनमेंट का एक टॉपिक याद आना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर आपने PMFIS पढ़ी है तो उसमें डायग्राम भी मेंशन है, एक फिश के थ्रू दिखा रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब पैरासिटॉइड स्पीशीज़। अब जैसे मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता कि ये स्पीशीज़ क्या होती हैं, आज से पहले मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा ये वर्ड और जाके ChatGPT या जिसको भी बोलूँगा कि इसको एक्सप्लेन कर दो, इसके एग्जांपल्स दे दो। उसके बाद क्या करूँगा कि जितने भी ये स्पीशीज़ दे रखी है इनके बारे में पढ़ूँगा, फ्लाइज, टर्माइट्स, वेस्प्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कैरापिड बीटल्स क्या होते हैं, सेंटीपीड्स क्या होते हैं। उसके बाद ऐसे पढ़ लूँगा और अपने नोट्स बना लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हमेशा के लिए मेरा टॉपिक एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पी फैमिली, तो मैं देखूँगा पी फैमिली होती क्या है, नट फैमिली और पी फैमिली में डिफरेंस क्या है, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। फिर मैं अगर इनके बारे में देखूँगा कि कौन से क्लाइमेट या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं कि टेम्परेट में होते हैं। उसके बाद देखूँगा कि ग्राउंड नट इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है, हॉर्स ग्राम कहाँ होता है, सोयाबीन कहाँ होता है, इंडिया का प्रोडक्शन
क्या एक बार PYQ आया था कि 1/4 ऑफ इंडिया 1/4 ऑफ पल्सेस में ग्राउंडनट आता है कि नहीं आता, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे याद करूँगा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जैसे मैं पढ़ूंगा कि ये फॉक्स है या ये एक बैट है, ये देखूंगा चमगादड़ है कि एक फॉक्स है। उसके बाद वर्मिन, तो जैसे मैंने वर्मिन पढ़ा मेरे को याद आया कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में मंकीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, मतलब उनको मार सकते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जैसे मैंने ये WPA पढ़ा तो मेरे को याद आना चाहिए सारे प्रोविजंस। क्या इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, इसमें क्या प्रोविजंस होते हैं, इसमें कितने स्केड्यूल्स होते हैं, क्या ओरिजिनल स्केड्यूल्स 4 थे या 6 थे, या अब 4 हो गए हैं, अब जो 4 हो गए हैं वो क्यों हो गए हैं, क्या साइट्स से कंप्लाई करने के लिए हुए हैं, ऐसे याद आना चाहिए। उसके बाद इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी वनरेबल है, कि एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसकी लोकेशन देखूंगा मैं कहाँ पर होती है, ऐसे करके। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने हो गए हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ऐसे करके आप पढ़िए तो भाई आप भूल ही नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। एक एक टॉपिक अगर आप ऐसे एक्टिव रिकॉल करोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।